नमस्कार दर्शकों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो एक पीएसयू है यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके लिए 1700 ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट में वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 170 है, 170, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। ठीक है, और स्केल 1 की है। और इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक करना है, सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी को डिवाइड कैसे किया गया है। 170 वैकेंसी में से अकाउंट्स के लिए 50 वैकेंसीज है, जिसमें से 7 एससी के लिए हैं, 4 एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 13 ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 21 अनरिजर्व्ड के लिए है। और पीडब्ल्यूडी उसमें भी जो कैटेगरी है, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए एक है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक है, ओसी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए एक है, आईडी के लिए एक है। आईडी का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। अब जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी है उसके लिए टोटल 120 वैकेंसी है, जिसमें से 18 एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी के लिए 8 है, 32 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 12 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 50 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। और पीडब्ल्यूडी में एचआई के लिए 2 वैकेंसी है, वीआई के लिए 2 वैकेंसी है, ओसी के लिए 1 है, आईडी के लिए 4 वैकेंसी है। और इस तरह से कुल मिलाकर 170 वैकेंसी आपकी बन रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे, अलग अलग के लिए नहीं कर सकते। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें नेशनलिटी की, किस किस नेशनलिटी के लोग भर सकते हैं, उसमें इंडिया के लोग हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी के हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आए हों, परमानेंटली रह रहे हों। ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया एंड वियतनाम, इन सब नेशनलिटी के लोग इस वैकेंसीज के लिए भर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म। और ये इंडिया में रह रहे हो परमानेंटली, ये इसमें एक शर्त है। और जो भी ABCD जो इनको जिसमें कैटेगरी में बांटा है नेशनलिटी के लोगों को, उसके लिए आपके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो। अब बात करते हैं कि किस डेट तक आपको ये फॉर्म भरना है। तो आपको 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर तक ये फॉर्म भरना है। और जो इसमें एग्जाम होगा उसमें फेज 1 होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो होगा आपका 13 अक्टूबर 2024 को। तो जो फेज 2 का एग्जाम है जो ऑनलाइन होना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होंगे, वो एग्जाम आपका 17 नवंबर 2024 को होगा। और ऑनलाइन मोड पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाना है। ठीक है, बात करते हैं कि अब आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो बेसिक पे आपका 50,925 यानी 50,925 रुपीज पर मंथ है। और इसमें आपको अलाउंस भी मिलेंगे, जिससे आपकी सैलरी 88,000 रुपए यानी 88,000 रुपए पर मंथ की हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ आपको अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे मेडिकल बेनिफिट और इंश्योरेंस और बाकी चीजें, सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। तो काफी अच्छी जॉब है कंपनी में, जो कि कंपनी भी नहीं है, गवर्नमेंट की पीएसयू है। तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर करिए। अब हम जानते हैं कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए इसमें। तो मिनिमम एज 21 साल की है और मैक्सिमम एज 30 साल की है। और जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 सितंबर 2024 से होगी। अगर आपको एज काउंट नहीं करनी आती है तो आप सीधा गूगल पर एज कैलकुलेटर डालिए, उसमें आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जर्नलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया गया हो। और एटलीस्ट उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और SC, ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आप समझ गए। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कर दूं इसका कि आप या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए। और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए। अब हम अकाउंट्स डिसिप्लिन की एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI, और या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्लियर नोन एज ICWAI। ठीक है, और ग्रेजुएट हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, आप CA हो और उसके साथ आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए, जिसमें आपके 60% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, और 55% उनके लिए है जो SC, ST या PWD कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसका ऑप्शन है कि अगर आपने MBA फाइनेंस या फिर PGDM फाइनेंस यानी PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर MCOM विद मिनिमम 60% के साथ की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये 60% जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और 55% SC, ST और PWD कैटेगरी वालों के लिए है। तो अब आपको इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन समझ में आ गई जर्नलिस्ट और अकाउंट्स के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन हो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट से। ये बात ध्यान रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की नहीं चलेगी अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, अप्रूव नहीं है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम।
एज मैंने आपको इसमें बता दी। अब इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में। तो SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का दिया गया है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी भी है, जैसे डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 3 साल का है, एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय है अगर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में तो उन्हें 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आप, इसमें डेफिनेशन है एक्स सर्विसमैन की, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें बढ़ेंगे तो आपके फ्यूचर इसमें काफी स्ट्रांग होगा। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फेज 1 और फेज 2 और इंटरव्यू भी आपका इसमें होगा, ठीक है। तो फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जिसमें टेस्ट के कंपोनेंट होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे और जिसकी ड्यूरेशन 20 मिनट होगी और इंग्लिश में ये पेपर आएगा। और रीजनिंग एबिलिटी फिर दूसरा कंपोनेंट है टेस्ट का और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश या हिंदी आपका वर्जन ऑफ टेस्ट होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स से होंगे, 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा और इंग्लिश या हिंदी में आपका पेपर होना है। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का ये आपका फेज 1 का पेपर होगा। अब जो कैंडिडेट फेज 1 को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उनके 15 गुने बच्चों को मेन एग्जामिनेशन के लिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा जो फेज 2 है, ठीक है। अब फेज 2 में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 200 मार्क्स के आएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा और बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ही ऑनलाइन होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो। ये फेज 2 की बात हो रही है एंड कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग, टाइप के द्वारा आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। तो जरूरी है कि आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी हो और ये जो टाइप आप करेंगे वो कंप्यूटर पर करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो वो 2.5 घंटे का होगा और सेपरेट टाइम अलग अलग दिया जाएगा, मतलब अगर आपने एक सेक्शन को सबमिट कर दिया तो आप उस पर दोबारा नहीं जा पाएंगे, इसमें सेक्शन वाइज आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितना टाइम जिस सेक्शन के लिए दिया गया है उस हिसाब से अपनी तैयारी स्ट्रांग रखना, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है एग्जाम का कि आप दोबारा से उस सेक्शन पर नहीं जा पाते, ठीक है, क्योंकि बुक मार्क हम करते हैं उस टेस्ट के लिए, फिर अगर हमें डिफिकल्टी हो रही तो उस पर दोबारा हम नहीं जा पाते कि उन्हें उस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए। तो इस सेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टेस्ट है मेंस का और इसका जो ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है वो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट यानी जो अकाउंट्स है उनके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जर्नलिस्ट का सिलेबस देखेंगे कि इसमें कंपोनेंट क्या है टेस्ट के। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है और मीडियम ऑफ एग्जाम है इंग्लिश और हिंदी जो 40 मिनट का होगा, ठीक है। 40 मिनट के लिए आपको रीजनिंग सॉल्व करने को दी जाएगी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश है फिर नेक्स्ट जिसके ऑब्जेक्टिव होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है ना, पहला जो पेपर होगा 2.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा मेंस में, तो इसमें 50 मार्क्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और अगर इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही आपका पेपर होना है जिसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे आपके क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, इंग्लिश या फिर हिंदी में क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट के लिए आपको जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके लिए 50 मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप तो है ही है, और जो मीडियम है वो है इंग्लिश या फिर हिंदी जिसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2.5 घंटे 200 मार्क्स। अब स्पेशलिस्ट यानी कि अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसके लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे इसके 40, इंग्लिश या फिर हिंदी में ये टेस्ट होगा रीजनिंग का और जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है 40 मार्क्स का, इंग्लिश में ही होगा और 30 मिनट इसमें मिलेंगे आपको। फिर जनरल अवेयरनेस का पेपर जो इंग्लिश या हिंदी में होगा और 25 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मिनट का होगा जो इंग्लिश या फिर हिंदी में होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के लिए। फिर है इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो एक आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि आपको प्रोफेशनली नॉलेज कितनी है अपने फील्ड में और टेक्निकल नॉलेज कितनी है, जिसके लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें और इंग्लिश या फिर हिंदी में और जिसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे और जो मार्क्स होंगे इसके लिए टोटल 200 यानी 200 रहेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो वो 30 मिनट की ड्यूरेशन का होगा और 30 मार्क्स का ही होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की आएगी और ऐसे आएगा 20 मार्क्स का और सिर्फ ये इंग्लिश में ही होना है क्योंकि इंग्लिश का पेपर है और ये ऑनलाइन होगा, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ईच सेक्शन में सेपरेटली शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अब इसमें आप एक इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिए कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होंगे। जो फेज 2 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना उसमें आपको पास होना जरूरी है, उसमें आपको मेरिट लिस्ट में आना जरूरी है, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 30 में से 15 जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 30 में से 13.5 यानी 13.5 SC SC और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का नंबर है ना वो इंटरव्यू में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के नंबर काउंट नहीं होंगे, उनका कोई रोल नहीं है इंटरव्यू में। तो फेज 2 के बाद फेज 3 जो है आपका वो है इंटरव्यू का,
इससे पहले हम इंटरव्यू की बात करें, हम इसके नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो प्री और मेन दोनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए है। ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। There will be penalty for wrong answer marked in the objective test. Objective test में आपकी नेगेटिव मार्किंग की गई है दोनों ही फेज के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Each question for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4 of the mark assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score। तो 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है। कंपनी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये तो फेज 2 के बाद आता है फेज 3 जो इंटरव्यू का है। फेज 3 में वेटेज यानी रेशियो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू का, जो कि 75:25 रेस्पेक्टिवली होगा। यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन से आपके 75% मार्क्स लिए जाएंगे और इंटरव्यू के 25% मार्क्स होंगे। और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंक्लूड है। और जब ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा और अगर कोई चेंज आएगा तो वेबसाइट पर ही बता दिया जाएगा और इस चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएंगी अगर कोई चेंज आता है। ओके, तो मेरिट लिस्ट इसमें आपकी तैयार होनी है जिसके लिए आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो तैयारी फुल ऑन कीजिए ताकि आपका नंबर सबसे पहले आए। इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे अपलोड जरूर कीजिएगा, रेस्पेक्टिव फील्ड में होना चाहिए। और अगर उस फील्ड में रेस्पेक्टिव फील्ड में नहीं है तो वो अपलोड मत करना। ठीक है, तो अब बाकी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी इसमें लगेगी। SC ST और PWD के लिए 100 रुपए की फीस है और ऑल अदर कैंडिडेट्स जो SC ST PWD नहीं है उनके लिए 850 यानी 850 रुपए की फीस है और इसमें GST अलग से इंक्लूड होगा। एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 इसमें पोर्ट ब्लेयर, गुंटूर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, काकीनाडा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, मतलब इनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए आंध्र प्रदेश के और सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड है जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, NCR, ठीक है, गोवा, गुजरात, सारे स्टेट में ऑलमोस्ट सभी शामिल है। तो अब ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपकी होगी ऑनलाइन। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर लेना इसकी वेबसाइट पर। अब ये अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, तो जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अपना फॉर्म भर देना और ये डिक्लेरेशन आपको अपने हाथ से लिखकर अपलोड करनी है। और ऑनलाइन पेमेंट, ओके, तो ऑलमोस्ट हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। सीधा मुझसे कॉन्टेक्ट करिए कमेंट के थ्रू या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही और इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।